बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया। वैसे हम पढ़ें अबाउट वैरायटी ऑफ लाइफ। कल हमने 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने वायरसेस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और बैक्टीरियोफेजेस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। कल हमने बैक्टीरियोफेजेस का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ये इनमें हेड होता है और एक टेल होती है। और कल हमने पढ़ा था इनकी लाइफ साइकिल हमने स्टार्ट की थी कि हमने इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं लिटिक साइकिल, दूसरे को हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। सबसे पहले हमने कल ये पढ़ लिया था कि सबसे पहले ये कैसे होस्ट सेल में इसकी एंट्री कैसे होगी, कि सबसे पहले ये लैंड करेगा ऑन द रिसेप्टर साइट ऑन द होस्ट सेल वॉल, फिर आपको अटैच करेगा रिसेप्टर के साथ सेल वॉल के ऊपर। फिर टेल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, टेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसका जो कोर है ये अंदर जो है पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद ये उसके ज़रिए अपने डीएनए को होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देगा। तो ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें वायरस जो है अपने डीएनए को होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर रहा है। उसके बाद इसमें 2 तरह की लाइफ साइकिल्स पाई जाती हैं, लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल में क्या होता है, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि होस्ट के सेल में एंट्री के बाद जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है इट टेक्स द कंट्रोल ऑफ होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी। ये उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में करेगा, होस्ट को मजबूर करेगा, इंड्यूस करेगा उसके सेल को कि वो वायरल कंपोनेंट्स लाइक डीएनए प्रोटीन की तैयारी जो है वो शुरू कर दें और इस तरह ये मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा। 25 मिनट बाद इनिशियल इन्फेक्शन के, यानी कि जब डीएनए जो है वायरस का सेल के अंदर जाएगा उसके 25 मिनट बाद 200 नए बैक्टीरियोफेजेस जो हैं बन जाएंगे और बैक्टीरियल सेल को बस्ट करने के बाद ये फिर बाहर निकल आएंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइसिस, यानी कि बैक्टीरियोफेजेस का बैक्टीरियल सेल को बस्ट करना इस कॉल्ड लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। ये जो नए बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं, फिर नए जो वायरसेस बाहर निकलते हैं बैक्टीरिया से, ये फिर नए दूसरे बैक्टीरिया को जाकर इन्फेक्ट करते हैं। एक नई साइकिल जो है ये स्टार्ट हो जाती है। ऐसे फेज को या ऐसे वायरसेस को जो कि होस्ट सेल में लाइसिस करवाते हैं, इनको हम कहते हैं लिटिक और विरुलेंट फेज। ये इन वायरसेस का नाम है जो कि होस्ट सेल को तोड़ते हैं या उसमें लिटिक साइकिल जो है वो करते हैं, इनको हम कहते हैं विरुलेंट या लिटिक फेज। दूसरी साइकिल है लाइसोजेनिक साइकिल। अब हर इन्फेक्शन में ऐसा नहीं होता कि बैक्टीरियल सेल में जाने के बाद जो वायरल डीएनए है वो उसकी लाइसिस करवा दे, बल्कि कई दफ़ा वायरल डीएनए जो है वो होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में करने की बजाय ये अपने डीएनए को बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच कर लेता है। इस स्टेट में उस वायरस को हम कहते हैं प्रोफेज और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइसोजेनिक। इस कंडीशन में बैक्टीरिया जो होता है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, वो नॉर्मली जो है वो रह रहा होता है और उसके सेल के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो भी नॉर्मली चल रही होती हैं और वो नॉर्मली रिप्रोड्यूस भी कर रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि जब रिप्रोडक्शन के दौरान जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट करता है, उसकी कॉपी बनती है, तो साथ ही वायरल डीएनए की भी कॉपी बन जाती है। तो जितने भी नए सेल्स डॉटर सेल्स बनते हैं उन सब में वो प्रोफेज जो है वो चला जाता है और सारे जो सेल्स होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि वायरल डीएनए जो होता है वो होस्ट की क्रोमोसोम से अपने आप को डीअटैच करता है और लिटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। अब इंडक्शन क्यों होती है? एक्चुअली इंडक्शन जो है वो खुद ब खुद भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, या कोई इन्वायरमेंटली इंड्यूस ऐसा फैक्टर भी हो सकता है जो कि एक्सीजन करवाता है, प्रोफेज को डीअटैच करवाता है फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम और लिटिक साइकिल जो है स्टार्ट करवाता है। ये जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ये फिर रेजिस्टेंट हो जाते हैं किसी और फेज की इन्फेक्शन से, या सेम फेज के इन्फेक्शन से या किसी और फेज से की इन्फेक्शन से ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इनको कोई और फिर वायरस जो अटैक नहीं कर पाता या इन्फेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि पहले ही इन्फेक्टेड होते हैं। ऐसे फेजेस को, ऐसे वायरसेस को जो कि लाइसोजेनिक करते हैं, इनको हम कहते हैं टेम्परेट फेज या लाइसोजेनिक फेज। अब यहाँ पर देखें इस डायग्राम में ये दोनों साइकिल्स दिखाई गई हैं। लिटिक साइकिल में क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रही है एड्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन फेज इज एड्जॉर्ब्ड टू रिसेप्टर साइट ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल। एड्जॉर्ब्ड का मतलब होता है कि वो सेल वॉल के ऊपर रिसेप्टर साइट के ऊपर आके अटैच हो रहा है। उसके बाद इंजेक्शन कर रहा है, पेनिट्रेशन हो रही है, अपने डीएनए को इंजेक्ट कर रहा है होस्ट के
सेल के अंदर। उसके बाद ये उस सेल में जाने के बाद उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में करेगा, अपने कंपोनेंट्स की तैयारी करवाएगा। देयर इज सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट्स एंड देन वायरल कंपोनेंट्स विल असेंबल होने के बाद ये उसके सेल को बस्ट करने के बाद बाहर निकल आते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं लिटिक साइकिल। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक दफ़ा ऐसा होता है कि ये सेल में एंटर होने के बाद वायरल डीएनए उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में नहीं करता, बल्कि अपने आप को उसके क्रोमोसोम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। स्टेट में हम उसको कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज जो है फ्री स्टेट में ये रहता है, और जैसे जैसे बैक्टीरिया जो है जब अपने क्रोमोसोम को ये रेप्लिकेट करता है तो साथ ही वायरल क्रोमोसोम भी रेप्लिकेट हो जाता है। और जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है तो हर सेल में ये प्रोफेज जो है चला जाता है, तो जितने भी डॉटर सेल बनते हैं वो सारे इन्फेक्टेड होते हैं। और फिर इंडक्शन कब होती है? जब भी कोई इन्वायरमेंट इंड्यूस फैक्टर आता है, कोई भी ऐसी फैक्टर जो कि इसकी प्रोफेज को सेपरेट करवाता है फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो ये लिटिक साइकिल जो है स्टार्ट कर देता है। तो इंडक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, खुद ब खुद भी हो सकती है, और ये इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड भी हो सकती है। अब यहाँ पर यही साइकिल जो है बहुत सिंपली आपको दिखाया गया है कि किस तरह यहाँ पर आप देखें कि एड्जॉर्प्शन पेनिट्रेशन हो रही है, उसके बाद ये उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में करने के बाद अपने कंपोनेंट्स तैयार करवा रहा है, अपने डीएनए की कॉपीज़ बनवा रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा है, फिर असेंबलिंग हो रही है इसकी कंपोनेंट्स की, उसके बाद ये उसको बस्ट करने के बाद बाहर निकलेगा और फिर एक नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा। और सेकंड साइकिल में क्या हो रहा है कि ये बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल में करने के बजाय अपने डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, अटैच कर रहा है विद द होस्ट क्रोमोसोम। उसके बाद होस्ट क्रोमोसोम की जब कॉपी बन रही है तो इसकी भी कॉपी साथ जो है बन रही है, और फिर जो नए सेल बन रहे हैं इस होस्ट सेल्स के डिवाइड होने से उनमें सब में ये प्रोफेज जो है ये साथ साथ जा रहा है, तो इससे इसकी जो है मल्टीपल कॉपीज़ तैयार हो जाती हैं, ये हर सेल को जाके इन्फेक्ट कर देता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में। देयर आर मैनी डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। हम यहाँ पर सिर्फ उनको पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। सबसे पहले है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है इट इज़ कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस जो है ये डीएनए इन्वेल्प्ड वायरस है। ये जो स्मॉल पॉक्स है बहुत एंशियंट डिजीज़ है, इनकी बहुत पुरानी डिजीज़ है, और जो कि 15वीं सदी में चाइना में वबा के तौर पर जो है ये सामने आई थी। उसके बाद 20वीं सदी के आगाज़ तक ये जो डिज़ीज़ थी पूरी दुनिया में जो है ये फैल चुकी थी। इसके सिम्टम्स क्या क्या अलामात हैं? स्मॉल पॉक्स में बॉडी के ऊपर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं, छाले बनते हैं, छालों की तरह के वेसिकल्स बनते हैं जो कि बाद में पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, और उसके बाद ये पिटेड स्कार्स बन जाती हैं जिनको हम पॉक्स कहते हैं। यानी कि आप समझें जैसे आप छाला जब ख़त्म होता है उसके बाद उसमें जो छोटा सा गड़ा सा बनता है उस तरह के स्कार्स बन जाते हैं, पॉक्स जिन्हें कहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक चिकन पॉक्स। उसका आपको एक्सपीरियंस होगा कि चिकन पॉक्स में बॉडी में जिस तरह के फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं और बाद में उनकी कंडीशन क्या होती है, तो जस्ट लाइक दिस। बाय 1950s इम्यूनाइजेशन एंड अदर कंट्रोल मेयर्स, 1950 में इम्यूनाइजेशन की वजह से और दूसरे कंट्रोल मेयर्स की वजह से ये जो डिज़ीज़ है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन ये डिज़ीज़ अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो है प्रेजेंट है, जहाँ पर ये बहुत से लोग इससे अफेक्ट होते हैं। 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया था कि दुनिया से स्मॉल पॉक्स जो है इसको ख़त्म किया जा चुका है। ये देखें, ये स्मॉल पॉक्स का पेशेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बच्चे की बॉडी के ऊपर किस तरह के फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स जो हैं ये बने हुए हैं, ये बाद में पिटेड स्कार्स बन जाते हैं। और ये स्मॉल पॉक्स का वायरस जो है यहाँ पे दिखाया गया, जो कि एक इन्वेल्प्ड वायरस है। अब सेकेंड डिजीज़ इज़ हर्प्स सिम्प्लेक्स। हर्प्स वायरस इज़ अ डीएनए वायरस, और जो कि इस डिज़ीज़ को कॉज करता है। ये नेचुरली अकरिंग डिज़ीज़ है जो कि इंसानों में पाई जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें वेस्कुलर लीजन्स बनते हैं इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज़, यानी कि स्किन के ऊपर जो हैं ये वेस्कुलर लीजन्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। और ये जो लीजन्स हैं ये ज़्यादातर माउथ और लिप्स के पास बनते हैं और दूसरी स्किन साइड्स पे जो है ये बनते हैं। उसके बाद है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है इट इज़ एन इन्वेलप्ड आरएनए वायरस। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, देखिए इसका इन्वेलप है और अंदर इसका आरएनए प्रेजेंट है। इन्फ्लुएंज़ा जो है ये वाइड स्प्रेड है डिज़ीज़ है ह्यूमंस की,
और ये एपिडेमिक फॉर्म में जो है ये पाया जाता है। इनके जब भी ये होता है तो ये वबा की तरह जो है ये फैलता है। जिस तरह कोरोना की जो डिज़ीज़ है ये भी फैल रही है, ये भी एक एपिडेमिक डिज़ीज़ है, एपिडेमिक फॉर्म है डिज़ीज़ की। मम्स एंड मीज़ल्स, मम्स कहते हैं कनपेड़े को एंड मीज़ल्स कहते हैं खसरे को। मम्स एंड मीज़ल्स वायरसेस बिलोंग टू ग्रुप पैरामिक्सोवायरसेस। ये लार्ज इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस हैं। मम्स जो है ये हाईली कंटेजियस होते हैं, इनके छूने से फैलता है। ये जो वायरस है छूने से एक से दूसरे में जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा मोहलिक जो है वो वायरस नहीं है, इनकी इतनी ये जो डिज़ीज़ है इतनी मोहलिक नहीं है, लेकिन कई दफ़ा ये मोहलिक भी साबित हो सकती है। और अबाउट 60% जो एडल्ट हैं दे आर इम्यून टू, यानी कि उनमें ये बीमारी जो है वो आमतौर पर नहीं होती है। मीज़ल्स जो है, मीज़ल जो है जिसे खसरा भी कहते हैं, इट इज़ द कॉमनेस्ट डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और अडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन भी जो है इक्वली जो है वो ससेप्टेबल होती है, इनके ये बड़ों को भी इक्वली जो है ये इफ़ेक्ट कर सकती है। ये डिज़ीज़ है इट डिवेल्प्स इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम, यानी कि एक दफ़ा जब ये डिज़ीज़ हो जाती है तो फिर इसके विक्टिम में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसको दोबारा ये डिज़ीज़ नहीं हो पाती, दोबारा उसको वायरस जो इन्फेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम के में ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो कि इसको फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब इनकी जर्म्स बॉडी में जाते हैं। उसके बाद है पोलियो। पोलियोमाइलाइटिस कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट अकर्स मोस्टली इन द चाइल्डहुड, ये एक बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है। और लेकिन इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन की डिज़ीज़ है कि बीमारी किस स्टेज पे होगी, किस एज में, वो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है ये इस बीमारी का होना। एंड जो पोलियो वायरस है इट इज़ द स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस एंड कंटेन आरएनए इन स्फेरिकल कैप्सिड, जैसा कि यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया, दिस इज़ इन्वेलप ऑफ पोलियो वायरस, और यहाँ पे इसके अंदर आपको इसका कैप्सिड और इसका आरएनए या इसका जीनोम नज़र आ रहा है। उसके बाद है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एड्स। एड्स जो है इट वाज रिपोर्टेड बाय सम फिजिशियंस इन अर्ली 1980s। एड्स की बीमारी सबसे पहले 1980 में सामने आई थी इन यंग मेल्स, और इनमें देखा गया था कि बहुत से इनमें सिम्टम्स जो हैं वो पाए गए थे, लाइक सीवियर निमोनिया, रेयर वैस्कुलर कैंसर पाया गया उनमें, सडन वेट लॉस, स्वोलन लिम्फ नोड्स, हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं जो उनमें देखा गया कि वो स्वेल हुए हुए हैं, एंड देयर वाज जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। और ये सब पेशेंट्स जो थे देवर होमोसेक्सुअल्स, यानी कि ये आपस में जो है सेक्स करते थे। इस डिज़ीज़ की डिस्कवरी के बाद ये जो डिज़ीज़ है ये भी नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में भी देखी गई, जिनको ब्लड दिया गया था या ब्लड प्रोडक्ट्स दी गई थी। 1984 में टीम फ्रॉम पेस्टर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA आइडेंटिफाइड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिज़ीज़। 1986 में फिर इस वायरस को नाम दिया गया था ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, यानी कि 1984 में ये जो है वायरस आइडेंटिफाई हुआ था, और उसके बाद इसको HIV का नाम दिया गया था इन 1986। अब यहाँ पर HIV का वायरस जो है इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया, आप देख रहे हैं। इसके बाहर इन्वेलप है, जिसके ऊपर इन्वेलप स्पाइक्स हैं, जिसके ज़रिए ये अटैच करता है विद द रिसेप्टर साइट ऑन द होस्ट सेल सरफेस। अंदर आपको इसका जीनोम नज़र आ रहा है, इट इज़ RNA, और इसके साथ आपको वाइट में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली एन एंजाइम जो कि RNA को DNA में जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। RNA से DNA की तैयारी करवाता है, और इसके बाद आपको प्रोटीन कैप्सिड नज़र आ रहा है। अब ये जो वायरस है ये बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करता है? हमारी बॉडी में हेल्पर T लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं ये जो वायरस है जाके हमारे हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे जैसे HIV का इन्फेक्शन जो है बॉडी में जो है ये बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे बॉडी में हेल्पर T लिम्फोसाइट्स की जो तादाद है वो कम होती चली जाती है। उनकी तादाद के कम होने से बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो अपना काम करना छोड़ देता है, यानी कि वो वीक हो जाता है, और इसका इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। क्योंकि इस तरह क्या होता है, जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो जो भी जर्म हमारी बॉडी में जाएगा किसी भी डिजीज़ का, तो वो जाके डिजीज़ कॉज करेगा। इसके अलावा हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं वो भी इससे इन्फेक्ट होते हैं। रिसेंट स्टडीज़ में देखा गया है कि HIV जो है ये मंकीज़ को भी इन्फेक्ट करता है,
और उसने मल्टीप्लाई भी करता है लेकिन इसमें डिजीज़ कॉज नहीं करता। इसका मतलब है HIV होस्ट स्पेसिफिक है, यानी कि ये सिर्फ एक ख़ास किस्म के होस्ट को ही जो है नुकसान पहुंचाता है, उसमें ही डिजीज़ कॉज कर सकता है। लाइक HIV क्योंकि इंसानों में एड्स कॉज करता है तो ये इंसानों में ही ये डिज़ीज़ कॉज करेगा, ये किसी भी और एनिमल में डिज़ीज़ कॉज नहीं करेगा। डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन कैसे होती है, कैसे ये फैलता है? HIV जो है इज़ ट्रांसमिटेड बाय इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इनके एक तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं और उसके अलावा अगर आपको किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लगा है उससे भी ये फैलेगा, एंड ब्रेस्ट फीडिंग से भी। हेल्थ वर्कर्स कैन आल्सो एक्वायर HIV ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। हेल्थ केयर वर्कर्स भी अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के दौरान जो है उनको भी डिजीज़ हो सकती है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? वट प्रिवेंटिव मेजर्स वी कैन टेक टू prevent us from the disease? Avoiding the direct contact with HIV is important measure for preventing the disease, यानी कि HIV से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना हमें इस डिजीज़ से बचा सकता है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावीनस ड्रग्स विद कॉमन सिरिंजेस, यानी कि ऐसे सिरिंज से इंजेक्शन ना लगाया जाए जो किसी और ने इस्तेमाल किए हो। इसके अलावा नीडल्स एंड सिरिंजेस जो है उनको स्टीराइल किया जाए, उनको जो है उनको पहले एक प्रोसेस से गुजारा जाए जिससे उनकी स्टेरिलाइजेशन की जाती है, उनको जो है वो किसी भी तरह के जर्म से जो है उनको क्लियर किया जाता है, और इसी तरह जो भी यूटेंसिल्स हैं उनको भी क्लियर करना या स्टेराइल करना इम्पॉर्टेंट है। अब जो है इसकी HIV की वैक्सीन भी जो है ये सिंथेसाइज की जा रही है और इसकी एक्सपेरिमेंटल जो है ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं इन द अर्ली 2001 इन साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर इसकी साइकिल सारी दिखाएगी कि ये जो वायरस है ये किस तरह की तादाद को बढ़ाता है। अब देखें सबसे पहले यहाँ पर हो रही है अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। यहाँ पर देखें अटैचमेंट हो रही है, एंट्री हो रही है, अनकॉइलिंग हो रही है। द विडियोन एंटर्स द होस्ट सेल एंड अनकोटेड इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर देखें उसके बाद इसकी हो रही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है कि जो RNA है, RNA के साथ मैंने आपको बताया था इसमें एक इंजाइम होता है, हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये भी इसकी सेल में एंटर होगा तो ये RNA से DNA की तैयारी करवाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आप पढ़ेंगे कि DNA से RNA बनता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में RNA से DNA तैयार करवाया जाता है, और ये जो प्रोसेस है इसको करने में इन्वॉल्व होता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद जब इसका DNA का एक स्ट्रैंड बनता है तो उस DNA के स्ट्रैंड से दूसरा DNA का स्ट्रैंड तैयार किया जाता है। उसके बाद ये DNA जो है वायरल DNA ये होस्ट के सेल में एंटर हो जाता है, उसके क्रोमोसोम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, ऐसे हम कहते हैं इंटेग्रेशन, और ये प्रो वायरस बन जाता है। उसके बाद जब होस्ट के DNA की कॉपीज़ बनती हैं या उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो साथ साथ वायरल RNA की भी ट्रांसक्रिप्शन होती है। वायरल RNA बनता है, RNA से की ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनती है, और इस तरह ये जो वायरल कंपोनेंट्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन के पास आते हैं और सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर कवर करके यहाँ से बर्ड ऑफ हो जाते हैं। इस तरह ये जो सेल्स हैं, ये जो वायरसेस हैं ये ह्यूमन सेल्स को जो है इस तरह इन्फेक्ट करते हैं और इस तरह अपनी तादाद बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर यही साइकिल जो है ये दिखाया गया है बहुत डिटेल में। सबसे पहले फ्यूजन हो रही है ऑफ HIV टू द होस्ट सेल सरफेस। मैंने उनको बताया था ये ख़ास तरह की, ये आमतौर पर हेल्पर T लिम्फोसाइट्स होते हैं। इनके ऊपर ही क्यों जाके अटैच होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर इनका रिसेप्टर साइट होती है जहाँ पे जाके ये अटैच हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर। ये रिसेप्टर साइट है जहाँ पे जाके ये वायरस अटैच हो रहा है। उसके बाद इसकी हो रही है पेनिट्रेशन। ये क्या करे? HIV RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटेग्रेज एंड अदर वायरल कंपोनेंट्स एंटर इनटू द होस्ट सेल। एंटर होने के बाद ये क्या कर रहे हैं? ये वायरल DNA की वायरल DNA तैयार करवाने इनके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। उसके बाद वायरल DNA इज़ ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट्स, यानी कि ये फिर अपने आप को वायरल DNA जो है होस्ट के DNA के साथ जो है अटैच हो जाता है। उसके बाद जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है होस्ट के DNA की तो साथ ही वायरस के DNA की भी ट्रांसक्रिप्शन होती है। RNA बनता है, RNA से फिर प्रोटीन कंपोनेंट्स बनते हैं, इस सेल सरफेस के पास जाते हैं। न्यू वायरल RNA एंड प्रोटीन्स मूव टू द सेल सरफेस एंड न्यू इमेच्योर HIV फॉर्म्स। उसके बाद ये यहाँ से जब रिलीज़ होते हैं तो रिलीज़ होने के बाद इसके अंदर प्रोटीज एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन को क्लीव करता है और उसको मेच्योर इन्फेक्टेड वायरस में जो है कन्वर्ट कर देता है। ये मेच्योर वायरस जो है फिर नए सेल को जाके इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है।
इस तरह ये अपनी तादाद जो है ये बढ़ाते हैं ह्यूमन सेल्स में जाके। अब हम पढ़ते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। लीवर की डिजीज़ है, लीवर में सोजिश जो है इससे होती है। यूजुअली कास्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स। इसमें होते क्या सिम्टम्स क्या है इसके? जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस का मतलब जरकान होना, पेट में दर्द होना, लीवर इलार्जमेंट, लीवर जो है बड़ा हो जाता है, फेटीक, थकावट होती है इसमें, एंड समटाइम्स फीवर। ये जो डिज़ीज़ है माइल्ड भी हो सकती है और इट कैन बी एक्यूट, यानी कि कई दफ़ा इसकी इतनी ज़्यादा ये स्फीयर नहीं होती, माइल्ड होती है, कई दफ़ा बहुत स्फीयर हो जाती है, एंड इट कैन लीड टू लिवर कैंसर। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस आर हेपेटाइटिस ए, इससे पहले हम कहते थे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? बाय कांटेक्ट विद फीसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। यानी कि अगर किसी पर्सन को पहले हेपेटाइटिस ए है तो अगर उसकी फीसिस से कांटेक्ट होगा किसी भी नॉर्मल पर्सन का, हेल्दी पर्सन का, तो ये वहाँ से ये इसके जो जर्म्स हैं, वायरस जो है ये हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाएगा। तो इस पास फॉर्मली कार्ड पहले इसको कहते थे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी, इसको हम कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी, पहले इसको कहते थे नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? इट पासिस थ्रू ब्लड, ब्लड के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को है तो वहाँ से बच्चे में चला जाता है। उसके बाद सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से भी जो है ये हो सकता है। हेपेटाइटिस डी, जिसे डेल्टा हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस ई, it is also a virus that is transmitted through the feces of an infected person, just like the hepatitis E virus. Hepatitis F and G caused by viruses yet unidentified, इनको जो कॉज करने वाले वायरसेस हैं ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सके। वायरसेस ऑफ हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी आर बेटर नोन। ज़्यादा हमें इनके बारे में जो पता है वायरसेस के बारे में वो हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी वायरसेस। हेपेटाइटिस ए वायरस, इसको हम कहते हैं HAV, यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस को HAV वायरस कहते हैं। ये RNA वायरस है, नॉन इन्वेल्प्ड है, और इट कॉजेज शॉर्ट टर्म लेस विरुलेंट डिजीज़, यानी कि ये जो डिजीज़ कॉज करता है वो इतनी ज़्यादा मुहलिक नहीं होती। हेपेटाइटिस बी HBV वायरस कॉज करता है। इट इज़ अ सेकेंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। ये DNA, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है डैट इज़ DNA वायरस। इट इज़ वेरी कॉमन इन एशिया, चाइना, फिलीपाइंस, अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। हेपेटाइटिस बी जो है इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल ब्लड सीरम से, ब्रेस्ट मिल्क से, सलाइवा से, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टरवर्ड, इनके बर्थ के दौरान भी हो सकते हैं, मदर से चाइल्ड में, या उसके बाद भी हो सकते हैं, एंड बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। ड्यूरिंग एक्यूट अटैक्स ऑफ हेपेटाइटिस बी, फैटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड जॉन्डिस आर रिपोर्टेड। अगर इसका अटैक बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो फिर भूख नहीं लगती, थकावट होती है और यकान हो जाता है। इन्फेक्टेड पर्सन जो होते हैं दे कैन रिकवर कम्प्लीटली एंड बिकम इम्यून टू द वायरस। और इसकी जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है बाद में कम्प्लीटली रिकवर भी कर जाता है और वायरस से फिर उसमें इम्यूनाइजेशन आ जाती है कि एक दफ़ा उसमें जब डिजीज़ हो जाती है उसके बाद दोबारा वो इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं होता। पीपल विथ क्रोनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन आर एट द रिस्क ऑफ लिवर डैमेज, लेकिन जिनमें क्रोनिक हेपेटाइटिस हो उनमें ये रिस्क होता है कि उनका लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है। हेपेटाइटिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्शन, by adopting hygienic conditions with routine vaccination and screening of blood or organ or tissue of donor। हम कैसे इससे बच सकते हैं? अगर हम अपनी सफाई का ख्याल रखें, रूटीन वैक्सीनेशन करवाएं और ब्लड लगवाने से पहले या ऑर्गन टिश्यू जो है उसको उसकी ग्राफ्टिंग से पहले, उसकी ट्रांसप्लांटेशन से पहले अगर स्क्रीनिंग कर ली जाए कि डोनर को ये डिज़ीज़ तो नहीं है, तो ये इससे भी हम इससे बच सकते हैं। अगर डोनर को होगी तो फिर हम उससे ब्लड, ऑर्गन, टिश्यू जो है वो नहीं ले सकते। Hepatitis C virus is also RNA virus. It is enveloped virus, or it causes infusion hepatitis, which is less severe than hepatitis E, A और hepatitis B. Hepatitis A and B से less severe होता है, लेकिन ये chronic होता है. It leads to chronic liver disease. Hepatitis C जो है. Most recent work of Halber and co-worker reveals that pig could be the source of infection of hepatitis E. अब recent work से पता चला है कि हेपेटाइटिस ई जो है इसका सोर्स जो है वो पिग भी हो सकते हैं। दे माइट बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर में, जिसमें हमने वायरसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा है। आज हमने वायरसेस के 2 लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ा है, लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। उसके बाद हमने कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ा, लाइक स्मॉल पॉक्स, हर्ब सिम्प्लेक्स, पोलियो,
मीज़ल्स एंड मम्प्स। इसके बाद हमने पढ़ा है पोलियो वायरस के बारे में, पोलियो के बारे में, उसके कॉस्टिव एजेंट के बारे में, कौन सा वायरस उसको कॉज करता है। उसके बाद हमने एड्स के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।